ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले जो वीडियोस मेरे चैनल पर डाली गई हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, उनमें हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जिसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी और चैप्टर 2 जिसका नाम था ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो दो प्रकार की गति करती है। जो पहली गति है उसे घूर्णन गति यानी रोटेशन कहते हैं। अब रोटेशन क्या होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन यानी डे और रात यानी नाइट होता है। अब हमारी पृथ्वी जो पहली गति करती है उसे घूर्णन गति यानी रोटेशन कहते हैं और पृथ्वी के अपने अक्ष यानी एक्सिस पे रोटेशन करने के कारण ही दिन यानी मॉर्निंग और रात यानी नाइट घटित होती है। तो इस गति को हम आगे डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब आइए कि पृथ्वी की जो दूसरी गति है उसे परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य के, सन के चारों ओर क्या होती है? घूमती है, यानी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी गति को हम परिक्रमण या रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब आइए इसका डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य यानी सन के चारों ओर एक स्थिर कक्ष यानी ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की इस गति के कारण ऋतुओं यानी सीजन्स में परिवर्तन होता है। अब जो पृथ्वी की दूसरी गति है जिसे परिक्रमण गति कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिवोल्यूशन कहा जाता है, उसके कारण क्या होता है? तो जो ऋतु होती हैं, जो सीजन्स होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। अब हमारे एनसीईआरटी के बुक में एक साल में कुल 4 ऋतु होते हैं का जिक्र है। तो ये जो ऋतुएं हैं वो है गर्मी जिसे समर, सर्दी जिसे विंटर, बसंत जिसे स्प्रिंग एवं शरद जिसे ऑटोमन ऋतु में बांटा जाता है। तो हमारे किताब में एक साल को कुल 4 ऋतुओं में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। अब एक साल जो होता है वो 365 डेज यानी 365 दिनों का होता है, लेकिन प्रत्येक 4 साल पे क्या होता है? तो एक साल 366 दिन का हो जाता है। अब इस विषय में हम पृथ्वी की जो दूसरी गति है उस पे आगे डायग्राम बना के चर्चा करने वाले हैं और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रत्येक 4 साल पे ये जो साल है वो 366 दिन यानी 366 डेज का क्यों हो जाता है। तो आइए पृथ्वी की गति पे विस्तार पूर्वक यानी डायग्राम बना के हम चर्चा करने से पूर्व पहले इस डायग्राम को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम है उसकी आगे हमें सहायता यानी मदद की आवश्यकता होगी। ये जो डायग्राम है ये शो करता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सीधी नहीं, वो क्या है? झुकी हुई अवस्था में है, यानी टिल्ट है। आइए ग्लोब के हम देखते हैं, क्योंकि ग्लोब क्या है? तो रियल मॉडल ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये ग्लोब आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? तो ये झुकी हुई अवस्था में है। अगर ये सीधी अवस्था में होता, यानी हमारी पृथ्वी अगर सीधी अवस्था में होती, तो वो हमें
इस प्रकार दिखाई देती। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, वो झुकी हुई अवस्था में है, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आइए हम डायग्राम को देखते हैं। ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं, इसे अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये क्या है, तो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये वास्तविक रेखा नहीं है। हमने जैसे अक्षांश रेखा या फिर देशांतर रेखा को देखा था, वो सारी रेखाएं क्या थी, तो काल्पनिक रेखा है, मतलब पृथ्वी पे ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो भी एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। अब एक्सिस जो है ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल से होते हुए गुजरता है, ठीक है। अब एक और बात हम यहाँ देख लें कि कक्षीय समतल क्या होता है। तो हमारी जो पृथ्वी, जो अर्थ है, सूर्य के चारों ओर जिस पथ पे, जिस रास्ते पे परिक्रमा करती है, घूमती है, उसे ऑर्बिट यानी कक्ष कहा जाता है। अब ये जो रास्ता है, ये पृथ्वी से होते हुए भी गुजरता है। तो पृथ्वी के जिस भाग से होते हुए जाता है, जो काल्पनिक रेखा बनाता है, उसे ही कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। ये ब्लू कलर का जो है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब जो पृथ्वी का अक्ष है वो कक्षीय समतल यानी इस भाग से, और ये जो एंगल बन रहा है, ये और ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, यानी एंगल बनाता है। और अक्ष का झुकाव कितना है, तो वो है, अगर हम कक्षीय समतल पे एक लंब डालें, एक सीधी रेखा खींचे जो 90 डिग्री का होता है, सीधी रेखा, तो इससे जो अक्ष का कोण बनेगा वो क्या बनेगा, तो 23.5 डिग्री का कोण बनेगा। यानी हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई अवस्था में होती है। तो आइए अब पृथ्वी की गतियों पे डायग्राम बना के उसे हम विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आगे और अच्छे से इन पे चर्चा कर सकूं। अभी तक हमने देखा कि हमारी पृथ्वी जो है वो 2 प्रकार की गति करती है। पहली जो गति थी वो थी घूर्णन गति, जिसे रोटेशन कहते हैं, और जो दूसरी गति थी वो थी परिक्रमण गति, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसे हमने इसके पहले शब्द में देखा था, ठीक है, शब्द में जानने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो सौरमंडल में सीधी ना होकर के 23.5 डिग्री झुकी हुई अवस्था में है। तो आइए अब हम पृथ्वी की गति को, ठीक है, डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। तो हमारी पृथ्वी का जो पहला गति है वो है रोटेशन। इस गति को पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। अब हमारा जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है अपने अक्ष पे। अक्ष क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो ये कुल 24 घंटे में क्या होता है कि अपने अक्ष पे एक चक्कर घूम जाता है। अब आखिर ये 24 घंटे में ही क्यों अपने अक्ष पे एक चक्कर घूम पाता है? या तो 25 घंटे या फिर 23 घंटे में भी घूम सकता था, एग्जैक्ट 24 घंटे में ही क्यों घूमता है? तो इसके पहले हमने चर्चा किया था कि ग्लोब पे कुछ रेखाएं खींची गई हैं। जो रेखाएं लेटी अवस्था में है उसे लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो रेखाएं खड़ी अवस्था में खींची गई हैं उसे देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहते थे। तो हमने ये भी देखा था सेकेंड चैप्टर में कि अक्षांश रेखा और पृथ्वी के तापीय कटिबंध में संबंध होता है, वही देशांतर रेखा और समय में भी संबंध होता है। और हमने ये भी देखा था कि अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा था वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यानी उत्तरी गोलार्ध यानी
0 डिग्री के उत्तर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के दक्षिण के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है, एक बार एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब हमने सेकेंड चैप्टर में देखा कि हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर तक घूमने में कुल 4 मिनट का समय लग रहा था। और हमने ये भी सेकेंड चैप्टर में जाना कि हमारे ग्लोब पे कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कुल हमारे ग्लोब पे 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब मैं अगर इन 360 को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कुल मिनट निकल के आ जाएंगे कि हमारी पृथ्वी कितने मिनट में अपने अक्ष पे घूम जाती है एक चक्कर। तो यहाँ 0, 4 6 24 का 4 हर्ष 2, 4 3 12 to 14, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो कुल 1440 मिनट में यानी 1440 मिनट में अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब अगर इसे हमें घंटे में निकालना है तो मैं इसको 60 से भाग कर दूं तो मेरे पास कुल 24 घंटे निकल के आ जाएंगे, यानी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब आइए हम इस डायग्राम को समझने का प्रयत्न करते हैं। इस डायग्राम में ये जो है हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। अब हमने चैप्टर 1 में इस बात पे चर्चा की थी कि हमारा जो सन है, सूर्य है, वो सौर मंडल का मुखिया होता है और सभी प्लैनेट या सैटेलाइट या अन्य चीजें, एस्ट्रॉयड जो भी हैं, वो अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो रेड कलर से लाइन ड्रॉ किया गया है इसे प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब ये लाइन क्या है, तो इस लाइन के पश्चिम में जिधर डॉटेड है, ब्लैक डॉटेड है, उधर रात्रि है, क्योंकि इधर सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा। अब ऐसा क्यों होता है? हमारी जो पृथ्वी है वो एक गोलाकार पिंड है, यानी उसकी आकृति गोलाकार है। तो गोलाकार होने के कारण क्या होता है कि सनलाइट जो होता है वो पृथ्वी के एक ही भाग पे एक समय में पड़ती है, ठीक है, उसके अपोजिट भाग पे नहीं जा पाती। और ये विभाजन जो है वो प्रदीप्ति वृत्त ही करता है, ठीक है। तो प्रदीप्ति वृत्त के पश्चिम में क्या है, तो अभी रात्रि है, ये जो डॉटेड है, ठीक है। और वही पूर्व में क्या है, तो अभी दिन है, ठीक है। तो आइए अब कुछ और बातें जानते हैं। अब ये जो प्रदीप्ति वृत्त है यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है और एक्सिस है, ये दोनों अलग रेखाएं हैं, ठीक है। ये सिद्ध करती हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई अवस्था में है। अगर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई अवस्था में नहीं होती तो हमारा जो एक्सिस है, जो अक्ष है, और जो प्रदीप्ति वृत्त है यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, वो दोनों रेखाएं क्या होती, एक होती, ठीक है। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण ही ये प्रदीप्ति वृत्त यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और अक्ष एक्सिस दोनों अलग रेखाएं हैं। अब प्रदीप्ति वृत्त क्या करता है, ये तो दिन और रात में विभाजन करता है, ठीक है। प्रदीप्ति वृत्त के अगर पूरब में, ठीक है, सनलाइट आ रही हो तो उधर दिन होगा यानी मॉर्निंग होगी, और उसके विपरीत साइड यानी उधर लाइट नहीं जाती तो वहां क्या होगा, नाइट होगा यानी वहां रात होगा। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर पृथ्वी के घूर्णन करने से, घूर्णन के कारण, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात्रि कैसी होती है। तो इसके लिए मुझे लाइट ऑफ करना होगा। तो आइए अब हम इस चीज को जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। यहाँ वो भी लाइट ऑफ कर।
अब आप ये जो व्हाइट आपको पेपर यहाँ मैंने चिपका रखा है, इस पे आप नजर गड़ा रखें। अभी इस पे लाइट आ रही है, मतलब सन रे आ रही है, तो इस एरिया में क्या है, अभी दिन है। अब पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अगर मैं पृथ्वी को घूर्णन कराऊं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पोर्शन आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और लाइट जो है वो क्या होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब उस पोर्शन में क्या होगा, जहाँ व्हाइट पेपर मैंने लगाया था वहां भी रात्रि होगी, और उसके विपरीत दिशा में क्या है, तो यहाँ दिन हो गया। अब वही पृथ्वी घूमते 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 फिर ये जो पोर्शन है ये क्या हुआ, तो सूर्य के प्रकाश के सामने आ गया। तो अब यहाँ क्या होगा, दिन हो जाएगा। फिर ये सूर्य से दूर होता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। अब फिर अपोजिट साइड में रात्रि हो गई, फिर घूमते 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 ये पोर्शन फिर सूर्य के सामने आया, तो यहाँ दिन हो गई। और आप देखेंगे कि आधे भाग पे इधर दिन है और उसके अपोजिट क्या है, रात्रि है। तो प्रदीप्ति वृत्त जो है उसी रेखा को कहते हैं जो बांटता है इसको, ठीक है, दिन रात में विभाजन करता है। तो आइए, हमने देखा कि आखिर हमारी जो पृथ्वी है वो, उसकी जो गति, घूर्णन गति है, वो कैसे कार्य करती है। अब हम पृथ्वी की दूसरी जो गति है, जो परिक्रमण गति है, जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं, उसे जानने का प्रयत्न करते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं परिक्रमण गति को बताने का प्रयत्न करूंगा। अभी तक हमने पृथ्वी के जो पहली गति थी, जिसे घूर्णन गति कहा जाता है और अंग्रेजी में हम उसे रोटेशन कहते हैं, के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अब आइए हम पृथ्वी की जो दूसरी गति है, जिसे परिक्रमण गति या अंग्रेजी में रिवोल्यूशन कहा जाता है, उस विषय में डायग्राम की सहायता से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयत्न करते हैं। हमने चैप्टर 1 में चर्चा किया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्लैनेट है, यानी ग्रह है। और ग्रह क्या करते हैं, तो स्टार्स का चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। साथ साथ हमने चैप्टर 1 में ये भी जाना था कि हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक का जो तारा है वो है सूर्य, और हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। साथ साथ चैप्टर 1 में ही हम ये जाने थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगाती है, जिसे अंग्रेजी में ऑर्बिट कहा जाता है। अब आइए हम इस डायग्राम को समझते हैं, जिससे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति को अच्छे से समझ पाएंगे, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर पृथ्वी के परिक्रमण गति करने से ऋतुओं में, यानी सीजन्स में परिवर्तन क्यों होती है। तो आइए इस डायग्राम को हम समझते हैं। इस डायग्राम के मध्य में आपको सूर्य दिया गया है, और यहाँ पे पृथ्वी की अलग अलग 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब इस डायग्राम से आने से पहले हमें ये थोड़ी कुछ चीजें याद करनी आवश्यक है कि चैप्टर 2 में हमने चर्चा किया था कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर आधे भागों में विभाजित करती है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर का जो भाग है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अंग्रेजी में इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वही विषुवत वृत्त के नीचे के आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध, के नाम से जानते हैं, जिसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि अगर पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के करीब है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है,
और आप चारों स्थिति में देखेंगे तो पृथ्वी का जो झुकाव है वो एक ही दिशा में है, एक ही ओर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसका दक्षिणी गोलार्ध क्या है, तो वो सूर्य के करीब है। वही उत्तरी गोलार्ध क्या है पृथ्वी का, तो उसकी स्थिति सूर्य से दूर है। अब हमने चर्चा किया था चैप्टर 1 में कि सूर्य जो है वो सौरमंडल का मुखिया होता है, ठीक है। और जो प्लैनेट है वो सूर्य से ही अपना प्रकाश और ऊष्मा की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पे सन के द्वारा जो लाइट और हीट आ रही है, यानी जो ऊष्मा और प्रकाश आ रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध पे जो है अधिक ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जिस कारण क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो रही है, वही उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति कम होती है अगर पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो। अब दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो ऋतु होगा वो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, यानी गर्मी का सीजन होगा। वही उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश और ऊष्मा कम प्राप्त हो रही है, जिस कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, यानी ठंडे का मौसम होगा। हमारे भारत में अभी जो है मौसम कौन सा है, ऋतु कौन सी है, तो वो शीत ऋतु चल रही है, यानी ठंडे का मौसम चल रहा है। यानी अभी जो पृथ्वी की स्थिति होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी। दूसरा क्या है, क्योंकि अधिक प्रकाश प्राप्त हो रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं और रात क्या होंगी, यानी नाइट क्या होंगी, वो छोटी होती है, ठीक है। वही उत्तरी गोलार्ध में इसके अपोजिट होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो दिन छोटे होंगे क्योंकि प्रकाश कम प्राप्त हो रहा है, और रातें क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि पृथ्वी इस स्थिति में होगी तो क्या क्या होगा। अब एक बात और कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस स्थिति को हम दक्षिण अयनात के नाम से जानते हैं, जिसे विंटर सोलिस्टिस के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब आइए हम पृथ्वी की दूसरी स्थिति, इसके विपरीत एकदम हो तो क्या क्या होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के करीब है, ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य से दूर है। यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर का आधा भाग जो है, यानी 0 डिग्री से उत्तर, यानी उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर झुका है और सूर्य के करीब है। वही दक्षिणी गोलार्ध क्या है, सूर्य से दूर है। अब इस स्थिति में क्या होगी कि कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा वाले भाग पे सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा अधिक प्राप्त होगा। अब उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा अधिक प्राप्त होने से क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो गर्मी का मौसम होगा, ठीक है, और वहां दिन की अवधि क्या होगी, तो बड़ी होगी। वही दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि ठंडे का मौसम होगा, यानी विंटर सीजन होगा। वही क्या होगा यहाँ, तो दिन छोटे होंगे और रातें क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है। यानी इस स्थिति के ठीक विपरीत। अब 21 जून को क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उत्तर अयनात के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में समर सोलेस्टिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने पृथ्वी की दो स्थिति पे चर्चा की है, ठीक है। अब आगे हम पृथ्वी की अन्य दो स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के करीब हो तो दक्षिण में गर्मी का मौसम होगा और उत्तर में ठंडे का। वही दक्षिण में दिन की अवधि बड़ी होगी और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। वही इसके विपरीत अगर उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य के समीप हो, नजदीक हो, और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर हो, तो क्या होगा कि उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडे का। वही
उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, बड़ी होगी, रातें छोटी होंगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। ठीक है, ओके। अब जब पृथ्वी इस स्थिति में होती है तो क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि ग्रीष्म ऋतु होगी, माने दिन की अवधि बड़ी होगी। और इसी टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। अब आइए हम पृथ्वी की अन्य दो स्थितियों पे चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी का कोई भी गोलार्ध या उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ ना हो, तो उस स्थिति में क्या होता है। उस स्थिति में क्या होगा कि सूर्य का जो प्रकाश और ऊष्मा है वो विषुवत रेखा पे सीधे पड़ती है, जिस कारण क्या होता है कि जो उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंड होगा। ठीक है, इस स्थिति में यही होता है। ठीक है, अब पृथ्वी की स्थिति अगर ये हो, ठीक है, तो क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगा। ये दोनों ऋतु कैसी है, तो एक समान है, इसमें ना तो अधिक गर्मी होगी ना तो अधिक ठंडी होगी। ठीक है, अब 21 मार्च को क्या होगा, अगर पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो तो 21 मार्च को विषुव यानी इक्विनॉक्स होगा। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, तो जब दिन और रात की अवधि एक समान होती है, मतलब दिन और रात बराबर का होता है, उसे इक्विनॉक्स कहते हैं या विषुव के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च को अगर पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो, मतलब पृथ्वी क्या है, सूर्य के ऊपर हो, तो ये स्थिति होती है 21 मार्च को। वही अब हम इसके अपोजिट वाले भाग को देखते हैं, तो यहाँ जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य के नीचे है तो क्या होगा कि इस स्थिति में भी सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य, उसका कोई भी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। ठीक है, इस स्थिति में भी क्या होगा, तो 0 डिग्री पे जो है लाइट और हीट प्राप्त होती है। इस स्थिति में भी ना तो अधिक गर्मी होगी दोनों गोलार्ध में, ना ही अधिक ठंड। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो वसंत ऋतु होगा। ठीक है, वही 23 सितंबर को क्या होता है, अगर पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो तो 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है, जिसे विषुव या इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बसंत ऋतु और शरद ऋतु की। तो ये जो ऋतुएं हैं ये समान है। इस ऋतु में आपको ना तो अधिक गर्मी महसूस होगी और ना ही अधिक ठंड। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो जो बसंत ऋतु है यानी स्प्रिंग सीजन है वो कब आता है, तो जब ठंड से हम, ठीक है, ठंड से ग्रीष्म ऋतु की ओर जाते हैं, उस स्थिति में जब ऐसी ऋतु आएगी जब हमें ना तो अधिक ठंड और ना ही अधिक गर्मी महसूस होगी, उस स्थिति में क्या होगा, तो वसंत ऋतु होगा। वही जब गर्मी से हम, ठीक है, गर्मी से हम ठंड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो गर्मी से ठंड की ओर बढ़ेंगे और जब वो ऋतु आएगी जब हमें ना तो अधिक गर्मी महसूस होगी और ना ही अधिक ठंड, यानी दोनों के बीच का मौसम महसूस होगा, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, कहेंगे कि यहाँ अब शरद ऋतु है यानी ऑटोमन सीजन है। तो हमने इस चैप्टर में देखा पृथ्वी के गतियों के विषय में कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पृथ्वी की जो पहली गति है उसे घूर्णन गति के कहा जाता है, जिसे रोटेशन कहते हैं, और पृथ्वी की जो दूसरी गति है जिसे परिक्रमण गति कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। इस विषय पर चर्चा किया। हमने देखा कि पृथ्वी के घूर्णन गति से, घूर्णन करने से क्या होता है, तो दिन और रात होती है। वही पृथ्वी के परिक्रमण गति यानी रिवोल्यूशन से क्या होता है, तो सीजन चेंज होती है यानी ऋतुएं परिवर्तित होती है। तो अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसे हल करने का प्रयत्न करेंगे और तत्पश्चात हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ने का अगला वीडियो लाएंगे।
तब तक के लिए राधे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर पे।